पाकिस्तान क्रिकेट का डिज़ास्टर, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? क्या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी है जो पाकिस्तान क्रिकेट को डाउनफॉल की तरफ लेती जा रही है, या पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ऐसी स्ट्रेटजीज़ बना रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट को डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रेटजीज़ कारआमद हैं भी, या वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर चल रही हैं? ऐसी कौन सी रीज़न्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कहीं पे भी हमें ऊपर आती हुई या कहीं पे भी हमें इम्प्रूव करती हुई नज़र नहीं आ रही? पाकिस्तान क्रिकेट के डिज़ास्टर का असल ज़िम्मेदार है कौन? इन सब बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द MGK's कॉर्नर। व्यूअर्स, जब 2015 का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही थी, उस परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगा था कि पाकिस्तान क्रिकेट अब डाउनफॉल की तरफ चलती जा रही है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा नहीं रही थी ओडीआई वर्ल्ड कप में। वेस्ट इंडीज़ जो कि उस वक्त भी एक लो रैंक टीम समझी जाती थी, उसके अगेंस्ट भी 1 रन पर 4 आउट हो जाना, फिर इंडिया से हार, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार, मतलब इस तरह की जो परफॉर्मेंसेस थी वो पाकिस्तान क्रिकेट को दिखाई दे रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को वो डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रही है। 2015 में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का जब सामना किया तो ऑस्ट्रेलिया के सामने वो कुछ नहीं कर सके, क्वार्टर फाइनल हार गए। उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप आया, उसके अंदर भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही हमारे वही सीनियर प्लेयर्स, शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद, उमर अकमल, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, ये सब वही जो 2015 का वर्ल्ड कप खेले थे वही 2016 में भी हमें नज़र आ रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई कर सका। फिर 2017 आया जब हमारे ये जो सुपरस्टार थे, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह हक, ये सब रिटायर हो चुके थे और टीम की कमांड ली थी सरफराज अहमद ने। 2017 के जब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट, और बहुत ही बुरी शिकस्त, बहुत ही गंदी शिकस्त। उस शिकस्त के बाद लगा था कि हाँ, अब पाकिस्तान की क्रिकेट कभी नहीं उठ सकती है। बट यू नो व्हाट, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ऑलवेज अबाउट अनप्रिडिक्टेबल टीम। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हारने के बाद इन्होंने जो कमबैक किया, फिर साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद श्रीलंका को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड में हराया, एंड देन फाइनल में वही इंडिया की टीम जिससे पहला मैच ग्रुप मैच हारे थे, फाइनल में उसी इंडिया की टीम को दोबारा एक बहुत ही बुरी शिकस्त हमकिनार किया और चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट की। तब पाकिस्तान क्रिकेट में एक जान आना नजर आई, लेकिन वो जान जो थी वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं थी, क्योंकि 2018 में आया एशिया कप जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया यूएई में। यूएई वो ग्राउंड था जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पिछले काफ़ी अरसे से एज अ होम ग्राउंड वहां पर खेल रही थी। यूएई में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया और एशिया कप से बाहर हो गया। फिर 2019 का वर्ल्ड कप आया। 2019 के वर्ल्ड कप में अगेन पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो कि उस टाइम में भी एक लो रैंक टीम थी, उससे हम लोग इतना बुरा हारे कि दैट लेड अस टू अ पुअर रन रेट। नेट रन रेट हमारा इतना गिर गया कि हम उस नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जब सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन हुई तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें थी जिनके दोनों के पॉइंट्स सेम थे, लेकिन रन रेट में डिफरेंस था, और अच्छा रन रेट होने की वजह से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया था जबकि पाकिस्तान बाहर हो गया था। फिर उसके बाद 2020 ऐसा साल था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी सुख की सांस आई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक वो मुफीद साल था। क्यों? क्योंकि वो एक कोविड का ईयर था और उसमें कोई क्रिकेट ही नहीं हुई थी। फिर आया 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट के टॉप क्लास बैटर बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमांड ले चुके थे। 2021 में पहली दफ़ा जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया, और वो हराया 10 विकेटों से। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही ज़बरदस्त फतह थी वो। फिर आया 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, वो कुदरत के निज़ाम पर वो परफॉर्मेंसेज चली और पाकिस्तान फाइनल तक पहुँच गया। पहले तो सेमीफाइनल में पहुँचे जो कि एक अच्छा मैच हुआ, न्यूजीलैंड को हमने एक अच्छा मैच हराया, और फिर फाइनल में हम इंग्लैंड से हार गए। 2022 के बाद आया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, इंडिया में खेला गया, और उस वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ कि उस वर्ल्ड कप में जो पिचेस थी, जो प्लेइंग सिनेरियोज थे, उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सबसे बेस्ट टीम नज़र आ रही थी। बट वो जितने भी बेस्ट टैक्टिक्स या जितने भी बेस्ट प्लेयर्स थे वो सब के सब इंडिया में जाके फ्लॉप हो गए।
पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बुरी परफॉर्मेंस 2023 के वर्ल्ड कप में, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आए बहुत सारी चेंजेस, कैप्टनसी चेंजेस आए, कैप्टन्स को चेंज कर दिया गया, प्लेयर्स को थोड़ा डीमोटिवेट भी उसमें किया गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आया 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान USA से हार गया, जिसमें पाकिस्तान इंडिया से 120 बॉलों पे 120 चेज नहीं कर सका। वो भी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पहले ही ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद आई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ और बहुत सारी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में जब खेलेगा तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देके एक अच्छे लेवल तक क्वालिफाई करेगा और मे बी फाइनल या सेमीफाइनल तक तो ज़रूर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपना पहला मैच कराची में न्यूजीलैंड से हारा, अपना दूसरा मैच दुबई में इंडिया से हारा और फिर अपना जो तीसरा मैच उनका रावलपिंडी में बांग्लादेश के अगेंस्ट होना था वो बारिश की वजह से नहीं हो सका। तो अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज पाकिस्तान सिर्फ एक पॉइंट के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब सवाल ये है कि इन सारी परफॉर्मेंसेस के बाद इन सारी ये जो ICC टूर्नामेंट्स की मैंने बात की है, इन टूर्नामेंट्स के अलावा कुछ बायलैटरल सीरीज़ भी थी जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बुरी शिकस्तें खाई हैं, जिसमें रिसेंट परफॉर्मेंस जो है, जो रिसेंट सीरीज़ है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। ODI सीरीज़ की मैं बात करूँ, T20 सीरीज़ ऑब्वियसली हम जीते थे बट वो भी हम कोई खास सीरीज़ नहीं जीते थे, हमने कोई वेस्ट इंडीज़ को बहुत टफ कॉम्पिटिशन नहीं दिया था। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ ने हमें कॉम्पिटिशन दिया था और एट द एंड ODI सीरीज़ में हम हार गए। और इस दौरान हम अफगानिस्तान से T20 सीरीज़ हारे और अफगानिस्तान से हम ODI सीरीज़ भी ऑलमोस्ट हार जाते अगर उन सीरीज़ के अंदर नसीम शाह की बैटिंग में चल पाती। नसीम शाह बॉलर हैं बट वो हमें एज अ बैटर होके मैच जितवा रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये वो परफॉर्मेंसेस थी जो पाकिस्तान ने इस पिछले कुछ 10-12 सालों में दिखाई हैं। इन परफॉर्मेंसेस की, इन बुरी परफॉर्मेंस की वजूहत क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में कोई मेरिट नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कब प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कब कैप्टन्स चेंज हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता कब क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, कोई पता नहीं चलता कि कब कोचेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कोचेस को या प्लेयर्स को या कैप्टन्स को या मैनेजमेंट के लोगों को मेरिट पे नहीं लाया जाता, जिसको जो पसंद आता है वो उसको ले आता है। पिछले कुछ अर्से में हमने क्या देखा, पिछले कुछ अर्से में हम कोई 15 दफ़ा कैप्टन्स चेंज कर चुके हैं, कोई 150 दफ़ा हमने कोचेस चेंज कर दिए। जो अच्छे कोचेस, वैसे तो हमें अच्छे कोचेस मिलते नहीं हैं, अगर खुदा करके हमें कोई एक दो कोचेस अच्छे मिल गए थे गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी की शक्ल में, उनको हमने धक्के मार के निकाल दिया। किसके लिए? एक ऐसे कोच के लिए जो खुद तो फास्ट बॉलर है लेकिन वो पाकिस्तान की बैटिंग भी संभालने आ गया, आकिब जावेद साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे टैक्टिक्स दिए थे हमें। टैक्टिक्स क्या दिए थे कि टैक्टिक्स ये दिए थे कि आप अंग्रेज़ टीमों को पाकिस्तान बुलाएं और उनको स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खिलाएं, जहां पे वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स ऐसी होती हैं जिन पे अंग्रेज़ टीमें जो होती हैं, सेना कंट्रीज़ की जो टीम्स होती हैं वो वहाँ पे स्ट्रगल करती हैं, वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते। उन्होंने ये टैक्टिक्स दिए कि आप स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएं और अंग्रेज़ टीमों को, सेना कंट्रीज़ टीमों को वहाँ पर आप टैकल करें और उनको हराएँ। और ऐसा हुआ, हमने इंग्लैंड को हराया। लेकिन उसके साथ इंग्लैंड के बाद बिल्कुल नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी वेस्ट इंडीज़ के साथ थी, वो सीरीज़ तो 2 टेस्ट मैचेस से एक हम जीते, एक हम हार भी गए स्पिन फ्रेंडली विकेट्स की वजह से। ये तो सबको पता था ना कि सेना कंट्रीज़ की जो टीमें हैं वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। ये कोई नई बात नहीं थी या इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, क्योंकि हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया क्या करता है अपने होम ग्राउंड में, यही तो करता है। उनके मुल्क में जब भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड खेलने आती है तो वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं और वहाँ पे उनको टैकल कर लेते हैं, उनको काबू कर लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी, ये सबको पता था। बट वो एक अलग बात है कि हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें बहुत ही लाइट ली जा रही थी या उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा था। पॉइंट ये था कि अगर आपने स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनवा दी, क्या आपने अपने प्लेयर्स को बताया कि उन स्पिन फ्रेंडली विकेट्स को खुद कैसे टैकल करना है, खुद कैसे खेलना है? नहीं बताया। आपको लगा कि आपके सामने जो टीम आएगी उसको आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे बॉल टर्न करके स्पिनर्स लगा के आप उनको आउट कर देंगे, बाद में जो आपने स्कोर बनाना वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, उसके लिए तो आपको बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आपने देखी जब आप वेस्ट इंडीज़ से एक टेस्ट मैच आ के वहाँ पे आपके अपने बैटर्स अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाए लेकिन वो आप नहीं खेल सके। तो यहाँ पे मेरिट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी आगे कुछ भी कर रहा है उससे पूछताछ नहीं हो रही कि भाई हाँ तुमने ये काम किया, ये तुमने टेक्निक्स लगाई, तुमने स्ट्रेटेजीज बनाई, इसका रिजल्ट क्या दे रहे हो या इसके लिए क्या प्लान आउट कर रहे हो, कुछ है आपके पास? नहीं, इस तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। कोचेस के बाद अगर बात करें तो हमारी सिलेक्शन कमेटी में जो हमारे मेंबर्स हैं ना, उसमें एक असद शफीक है, उसमें अजहर अली हैं, उसमें अलीम डार,
फॉर्मर अंपायर, आईसीसी लीड पैनल के अंपायर, और उसमें एक डाटा एनालिस्ट भी है, उनका नाम मुझे अभी जहन से निकल गया। बट द पॉइंट इज़ कि सिलेक्शन कमेटी हमारी ऐसी बनी हुई है। अब अलीम डार की अगर मैं बात करूँ तो उनको क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ की मेरा नहीं ख्याल कि उनको समझ होगी। वो एक अंपायर हैं, ठीक है, अंपायर की हद तक उनकी जो नॉलेज है दैट्स अ ग्रेट एस्पेक्ट। अलीम डार पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त अंपायर हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने अंपायरिंग की है और बड़े अच्छे अवार्ड्स भी दिए उन्होंने आईसीसी की तरफ से एज अ बेस्ट अंपायर। लेकिन क्या वो एज अ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वर्कआउट कर सकते हैं? आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आप जाके स्टेडियम में जाके बैठ जाएं और देखते रहें कि भाई कौन कितने रन्स बना रहा है, कौन कितने आउट कर रहा है, कौन कितने कैचेस पकड़ रहा है। सिर्फ ये नहीं देखना होता, आपने प्लेयर्स को टेक्निकली जो है वो फिगर आउट करना होता है कि क्या वो टेक्निकली इतना साउंड है, क्या उस प्लेयर का इतना टेम्परामेंट है कि वो टफ सिचुएशंस में या डिफिकल्ट सिचुएशंस में या प्रेशराइज्ड सिचुएशंस में अपनी टीम को वो मैच जितवा सकता है। ये चीज़ें अलीम डार, मेरा नहीं ख्याल, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अलीम डार ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनकी उस लेवल की नॉलेज नहीं है बैटिंग को लेके या बॉलिंग को लेके। वो एक अंपायर हैं, अंपायर की हद तक तो ठीक है, लेकिन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की हद तक आई डोंट नो कि वो कितने उसके काबिल हैं या नहीं। लेकिन आपने उनको सिलेक्शन कमेटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया हुआ है। को पता ही नहीं होता टीम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब किस प्लेयर को उठा के टीम में रख देते हैं, कब किस प्लेयर को उठा के टीम से बाहर कर देते हैं, कौन सा कोच कहाँ से आ गया, कौन सा कैप्टन कहाँ से आ गया, किसी को कोई नहीं पता चलता। आजकल सलमान अली अगर T20 टीम के कैप्टन है, ये एक सीरीज़ के लिए आए थे, एक सीरीज़ के लिए इस तरीके से कि रिजवान को रेस्ट दी गई थी, ठीक है। रिजवान को कैप्टनसी देने के बाद रिजवान को रेस्ट दी गई, एक आधी सीरीज़ के लिए सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन बनाया गया, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा परमानेंटली T20 टीम के साथ एज अ कैप्टन चल रहे हैं। अच्छा, सलमान अली आगा को ना टीम में लेके आए थे बाबर आजम और रिजवान की जगह पर। बाबर आजम और रिजवान को टीम से इसलिए निकाला था ना क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है, वो लंबी हिटिंग नहीं कर सकते, वो T20 के स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं कर सकते। अभी तक तो सलमान अली आगा ने भी कोई इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी कि हम कह सकें कि बाबर आजम से बेहतर या रिजवान से बेहतर सलमान अली आगा। ये डिसीजंस लिए जाते हैं हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, इस तरीके से टीम चलाई जा रही है। प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, जब प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसको लुक आफ्टर ही नहीं किया जाता, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट ही नहीं है। अभी शाहीन के साथ क्या हुआ था, शाहीन अफरीदी 2021 में जब इंजर्ड हो गए थे श्रीलंका सीरीज़ में फील्डिंग करते हुए, जब उनका घुटना ख़राब हो गया तो उसके बाद आपने उनको कितना लुक आफ्टर किया, आपने उनका वर्कलोड मैनेज कैसे किया। आपने उनको एक साल की, हालांकि उनकी एक इंजरी, एक सवियर इंजरी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया जी, वो 2022 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि उनकी इंजरी सवेयर है, उनका कैरियर दांव पे लग सकता है या वो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो पाए उनसे। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने कहा जी मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, और मैनेजमेंट ने कहा जी ठीक है, सो बिस्मिल्लाह आओ खेलो। फिर वर्कलोड मैनेज करना किसका काम है, या तो प्लेयर का काम है या मैनेजमेंट का काम है। अगर प्लेयर इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा तो मैनेजमेंट का काम है ना कि यार उसको बताएं कि भाई अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम आगे खेलो, और अगर तुम काबिल हो भी तो भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम एक वर्ल्ड कप के लिए या एक आधे या एक छोटे से टूर्नामेंट के लिए या एक टूर्नामेंट के लिए हम तुम्हारा पूरा कैरियर दांव पे नहीं लगा सकते। ये चीज़ें कौन बताएगा, ये प्लेयर्स को खुद भी समझनी है, और अगर प्लेयर खुद भी समझे तो ये मैनेजमेंट बताएगी, लेकिन मैनेजमेंट नहीं बता रही है। हमारा फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है ना, पाकिस्तान टीम वही टीम होगी दुनिया में जिसके फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर कोई अच्छी प्लानिंग नहीं की गई होती। बड़ी टीम्स के साथ तो हमारे वैसे बहुत कम मैचेस होते हैं, और अगर मैचेस हो भी हैं, अगर मैचेस हो भी रहे हैं तो नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम होते हैं। पिछले 6 साल में आपने पता है कितने वनडे मैचेस खेले हैं, 62 मैचेस खेले हैं सिर्फ। यानी कि अगर आप एक साल की एवरेज देखी जाए तो आपने तकरीबन 10 ODIs जो हैं वो एक साल में खेले। इसका नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि आपको बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका भी कम मिला। आपकी जो अपनी एक रिदम होता है, गेम प्लान जो होता है, एक गेम को लेके चलने का जो एक प्रोसेस होता है, वो अप एंड डाउन रहा, ऊपर नीचे होता रहा। आपको फ्लो ही नहीं मिला खेलने के लिए। आपके प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स जो थे, जो अच्छी फॉर्म में थे, रिकॉर्ड्स बना सकते थे, नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ मैचेस ही नहीं थे। और अब जब तकरीबन उनके आधे कैरियर गुजर गए हैं तो अब उन्होंने क्या 100-150 वनडे मैचेस खेले हैं, 200 अभी उनको मैचेस में, जहाँ पे उनको 250-300 मैचेस खेल लेने चाहिए थे जब तक, वहाँ पे भी उनके 100-150 मैचेस हो रहे हैं। ये प्लानिंग है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से। टेस्ट क्रिकेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। भाई टेस्ट क्रिकेट को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आप T20 को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इवन कि आप ODI को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अभी रिसेंट जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई है, ODI सीरीज़ थी, इससे पहले मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने कहा जी कि हमने ODIs नहीं खेलना है, हम ODIs की जगह T20 खेलना चाहते हैं। वो तो वेस्ट इंडीज़ का कमाल था, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट बोर्ड था जो इस बात पर नहीं एग्री हुआ, वो नहीं माने, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन सिनेरियो इस ODI सीरीज़ पर डिपेंडेंट थी और उन्होंने क्वालिफाई किया सीरीज़ जीत के। लेकिन हमारी मैनेजमेंट क्या थी कि हमने सिर्फ T20 खेलना।
और ना ओडीआई को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना टेस्ट क्रिकेट को। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, आप बड़े प्लेयर्स तैयार नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आप प्लेयर्स का टेम्परामेंट, प्लेयर्स की टेक्निक्स, आप प्लेयर्स को एक जो कंपोजर होता है, एक प्लेइंग कंपोजर जो होता है, वो आप उसको इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर आप ये कहेंगे आप T20 क्रिकेट खेलेंगे, 4 ओवर बॉलर्स के लिए होते हैं, बैटर्स के लिए लंबी लंबी हिटिंग होती है, वहाँ पे अगर आपको ये लगे कि आप वहाँ पे एक तगड़ी टीम बना सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बैट्समैन की टेम्परामेंट का, बैट्समैन की टेक्निक का, बैट्समैन किस कैपेबल का प्लेयर है, किस लेवल का प्लेयर है, ये आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बता सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। ये मैनेजमेंट के काम है, ये चीज़ें समझना, ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजमेंट इस बारे में ना मैनेजमेंट बिल्कुल सोई हुई है। कोचेज़ अच्छा आजकल हमारे कोच कौन चल रहे हैं? माइक हैसन चल रहे हैं ना। माइक हैसन को कोचिंग, अच्छा रिसेंटली उन्होंने PSL में कोचिंग की है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग की है, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोच थे वो, और उनको कहा जाता था कि ये एक डाटा परफेक्शन कोच हैं, लाइक ये डाटा की बेस पे चलते हैं। कौन सा डाटा भाई? किस तरह का डाटा? आपके पास तो ये भी डाटा नहीं था कि जब आप बांग्लादेश T20 सीरीज़ खेलने जा रहे थे, तो आपने तो अपनी जो प्लेइंग 11 या आपने जो स्क्वाड बनाया हुआ था, वो स्क्वाड आपने किस हिसाब से बनाया हुआ था? आपको पता था कि बांग्लादेश में किस तरह की पिचेज होती हैं, वहाँ पे विनिंग स्कोर क्या है, वहाँ पे किस तरह की बैटिंग किस तरीके से करनी होती है? आपको तो कुछ आइडिया ही नहीं था, आप तो ऐसे ही बस चले गए वहाँ पर खेलने चले गए। तो अगर आप डाटा परफेक्शनिस्ट हैं, तो आपका वो डाटा कहाँ पर था? तब आपका डाटा कहाँ पे था? तब आपने डाटा क्यों नहीं निकाला? आपने क्यों नहीं देखा कि बांग्लादेश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आप एक मैच खेलते हैं, अच्छा मैच आप खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, चाहे वनडे खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, कौन सा अजाब आ जाएगा अगर एक प्लेइंग 11 के अंदर 2 रेगुलर स्पिनर्स खेल लेंगे? या तो आप इब्रार को खिला रहे होते हैं या आप सुफियान मुकीम को खिला रहे होते हैं। ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी अगर एक ही प्लेइंग 11 के अंदर ये दोनों खेल रहे हो? आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन आपके पास रेगुलर स्पिनर सिर्फ एक होता है, या वो इब्रार होता है या वो सुफियान मुकीम होता है। बाकी आपके पास ऑलराउंडर्स होते हैं, नवाज हो गया, साइम अयूब हो गया, सलमान अली आगा हो गया। ये आपके बॉलर्स नहीं हैं, साइम अयूब और सलमान अली आगा आपके बॉलर्स नहीं हैं, ये पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप इनको एज अ परमानेंट बॉलर लेके चलेंगे ना, तो आप इनकी बैटिंग भी ख़राब कर देंगे, जिसमें ये लोग अभी बेस्ट चल रहे हैं। और इसके असर हो रहा है, इनका इस चीज़ का असर होता जा रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि साइम अयूब जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे ओडीआई क्रिकेट में, उन्होंने इस सीरीज़ में नहीं की है। सलमान अली आगा जिस तरह की परफॉर्मेंसेस बैटिंग में देते हैं, वो इस वेस्ट इंडीज़ टूर पे उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि अब उनका जो माइंड सेट है या जो उनका ध्यान है वो बढ़ चुका है। उनको पता है कि अगर वो रात को सोते हैं ना, तो उनको पता होता है कि मैंने सुबह जाके 10 ओवर करने हैं। वो 10 ओवर कैसे करने हैं, किसको कराने हैं, क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए मेरी, क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए, किस बैट्समैन को मैंने कैसे टैकल करना, उनके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। अल्टीमेटली बैटिंग का जो प्रोस्पेक्ट था वो साइड पे होता है। बैटिंग के बारे में उनको जो सोचना था वो नहीं सोच रहे हैं, बैटिंग की अफेक्ट होती जा रही है। अब एज अ रिजल्ट ना वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और ना ही वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। और ये सारे मैनेजमेंट के बनाए हुए टैक्टिक्स हैं, कोचेस के या पीछे हायर मैनेजमेंट जो बैठी हुई है उसके टैक्टिक्स हैं। हमारी मैनेजमेंट का तो ये हाल है कि यहाँ पे कोई भी कुर्सी है ना, जैसे मैंने मेरिट की बात की, आपको हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ी सीटों पे ना नॉन क्रिकेट, जहाँ पे एक क्रिकेटर को होना चाहिए ना, लाइक एक फॉर्मर क्रिकेटर को एक बड़ी सीट पे, जैसे लेट सपोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक फॉर्मर क्रिकेटर होना चाहिए जो क्रिकेट की इच्छी बिच्छी समझता है, जो क्रिकेट की डिटेल्स समझता है। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, साथ ही PCB चेयरमैन चेंज हो जाता है। पिछले कुछ अर्से में पता नहीं कितने चेयरमैन चेंज कर चुके हैं। गवर्नमेंट बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ है ना, वो हमेशा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। अब वो चाहे शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो सईद यूसुफ रज़ा गिलानी है, जो भी हैं। जब गवर्नमेंट चेंज होती है, एक नया वज़ीर आज़म आता है, वो साथ ही एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ले आता है। और सोने पे सुहागा वो जो चेयरमैन होता है वो एक नॉन क्रिकेटिंग बंदा होता है, या तो वो बिजनेसमैन होता है या वो पॉलिटिशियन होता है। भाई क्रिकेटर्स का या क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ या पॉलिटिशियन के साथ या बिजनेसमैन के साथ कब से होने लग गया? इमरान खान आया था ना, इमरान खान ने ना रमीज़ राजा को एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सेलेक्ट किया। उससे पहले एहसान मानी को उन्होंने सेलेक्ट किया था। एहसान मानी का भी टेन्योर के बहुत अच्छा टेन्योर नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बेहतर करने के लिए रमीज़ राजा को एज अ PCB चेयरमैन अपॉइंट किया था। और उनके दौर में, PCB चेयरमैनशिप के दौर में, रमीज़ राजा साहब के दौर में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होना शुरू हो गई थी। वैसे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए थे कि मैं क्रिकेट को इस तरीके से इंप्रूव करूँगा, मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर करूँगा, मैं पिचेस सही करूँगा, मैं ग्राउंड सही करूँगा, मैं जूनियर लेवल की क्रिकेट को इंप्रूव करूँगा। वैसा तो इतना बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी नेशनल टीम थी वो उनके होते हुए एक ट्रैक पे थी। उनको अपना जो है ना वो एक डायरेक्शन उनको समझ आ रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहाँ जाना है।
अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ है रमीज़ राजा साहब का, उन्होंने कहा जी, उन्होंने बताया कि मैं टीम में शुएब मलिक को नहीं चाहता था, मैं टीम में मोहम्मद हफीज़ को नहीं चाहता था, बट बाबर आजम ने मुझे 1.5 मिनट में कन्विंस कर लिया कि मुझे ये सीनियर प्लेयर्स टीम में चाहिए। उस वक्त ना कैप्टन को भी एक डायरेक्शन दे दी हुई थी, कैप्टन को अपनी डायरेक्शन का पता था और कैप्टन को पता था कि उसने कौन से प्लेयर्स के साथ क्या करना है, और वाकई उन्होंने उन प्लेयर्स के साथ 2021 के वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी भी थी। 5 लगातार मैचेस हम ग्रुप स्टेज के जीते थे, सेमीफाइनल में जाके अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, वो भी एक कैच ड्रॉप हमें लेट हुआ, जो हसन अली से कैच ड्रॉप हो गया। तो ऑब्वियसली उन्होंने जानबूझ के कैच ड्रॉप नहीं किया था, किसी से भी कैच ड्रॉप हो सकता है, वो बैड लक थी हमारे उस मैच में, हम लोग नहीं जीत सके। लेकिन उस वर्ल्ड कप में अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंसेस लेने के लिए आपको जो हायर मैनेजमेंट है उसका भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा थे। जैसे ही वो गए उसके बाद दोबारा से फिर नजम सेठी आ गए, फिर मोहसिन रज़ा नकवी साहब आ गए, और ये चीज़ें मतलब होती गई, चलती गई, चीज़ें मज़ीद डिज़ास्टर की तरफ चलती गई। इसमें अगर देखें ना तो आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डायरेक्टर है वो एक नॉन क्रिकेटिंग बंदा है, पीसीबी चेयरमैन इस वक्त एक नॉन क्रिकेटिंग बंदा है, डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशंस का जो डायरेक्टर है वो एक नॉन क्रिकेटिंग बंदा है, और इवन के वुमेन क्रिकेट का जो हेड हैं वो भी एक फीमेल है और वो भी एक नॉन क्रिकेटिंग बंदी है। ये मामला चल रहे हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर, ये लोग हमारी क्रिकेट चला रहे हैं जिनको क्रिकेट का शायद अलिफ में भी ना पता हो। इस तरीके से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ये वो रीज़न थी जिनकी वजह, जो मैनेजमेंट की तरफ से हमें इश्यूज़ आ रहे थे, मैनेजमेंट की तरफ से हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, और भी चीज़ें हैं, कुछ प्लेयर्स का भी कसूर है, लेकिन उन जो प्लेयर्स का जो कसूर है ना वो भी अल्टीमेटली घुमा के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ ही आता है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है बाबर आजम यार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। 2020-2021 का जो बाबर आजम है ना, मैं समझता हूँ कि वो पीक पर थे अपने कैरियर के, लेकिन उनको ये कह के कि भैया आप T20 नहीं खेल सकते, आप बड़ी हिट्स नहीं लगा सकते, आप छक्के नहीं लगा सकते, चौके नहीं लगा सकते, ये कह के उस बंदे की गेम को इतना चेंज कर दिया, उसको प्रेशराइज़ कर करके कि अगर आपने T20 खेलना है तो आप अपनी गेम चेंज करें। उसको इतना प्रेशराइज़ किया, उसकी गेम इस तरीके से चेंज करना शुरू कर दी कि वो बंदा जो एक नया बंदा बनने के बजाय वो जो था वो वहाँ से भी जाता रहा। अगर बाबर आजम राइट हैंड थे ना, लेट्स सपोज अगर वो एक सीधा हाथ थे तो लेफ्ट हैंड बनाने की उनको कोशिश की गई। अब ना तो वो लेफ्ट हैंड है और ना ही वो राइट हैंड रहे हैं। ये मैनेजमेंट के प्लानिंग्स है, मैनेजमेंट की हुई जो है ना वो एफिशिएंसीज हैं, इसको ये स्ट्रेटजीज़ कहते हैं, जबकि ये स्ट्रेटजीज़ नहीं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर काम कर गए तो बल्ले बल्ले, अगर ना किए तो आपका क्या जा रहा है, खराब तो पाकिस्तान क्रिकेट हो रही है ना। आपका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक, अगर आपका कोई ताल्लुक होता तो आप जो चीज़ें जैसे चला रहे हैं इस तरीके से थोड़ी चला रहे होते। बाबर आजम जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट बैटर, मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। अगर बाबर आजम की टेक्निक के बारे में बात करें ना, पिछले कुछ टाइम में बाबर आजम की टेक्निक बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। पहले बाबर आजम खेलते थे ना, अच्छा क्रिकेट के अंदर ना बैटिंग के अंदर हेड पोजीशन को बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा जाता है। हेड पोजीशन आपकी स्टिल होनी चाहिए, आपका हेड गिरना नहीं चाहिए जब आप शॉट खेल रहे होते हैं। अगर आप 2019, 2020 और 2021 का बाबर आजम देखें ना, वहाँ पर उनकी हेड पोजीशन देखें, और अगर आप 2025 का बाबर आजम देखें वहाँ पर उनकी आप हेड पोजीशन देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब बाबर आजम का ना सर गिर जाता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं ना, जब वो शॉट खेलने लगते हैं या वो स्ट्रोक खेलने लगते हैं, उनका सर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो नज़रें हैं, बॉल पर जो नज़रें आती हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बॉल की लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं, बॉल की स्विंग को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, स्विंग से याद आया, बाबर आजम जो थे ना, इन स्विंग जो आती है ना फास्ट बॉलर की, उसको वो अच्छे से, अच्छा वो शुरू से इसमें कमज़ोर हैं, और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसमें वो शुरू से कमज़ोर हैं। बजाय इसके कि बाबर आजम की ये दो चीज़ें इंप्रूव करवाई जाती हैं, बाबर आजम का पूरा स्टाइल ही चेंज करवा दिया गया कि भाई तुम जाओ जाके छक्कों की प्रैक्टिस करो। और छक्कों की प्रैक्टिस कैसे करवाई जा रही है, नेट्स के अंदर अंडर आर्म्स बॉल फेंकी जा रही हैं कि इनको मारो, इनको लंबा मारो। भाई छक्के ऐसे नहीं लगते, छक्कों का जो लिंक होता है ना वो आपके मसल्स के साथ होता है। अगर आपकी बॉडी बनी हुई है ना, अगर आपके मसल्स, आपके अंदर जान है, आपके अंदर ताकत है, तो फिर आप छक्के मार सकते हैं। अगर आपकी ताकत नहीं है ना तो ऐसे बॉल फेंके चाहे ऐसे बॉल फेंके, छक्का नहीं लगना आपसे, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें। और ये प्रैक्टिस है कौन सी, मतलब अंडर आर्म मैच में आपको इतनी जब मिचेल स्टार्क आपको बॉलिंग कर रहा होगा वो आपको ऐसे बॉल फेंकेगा, पैट कमिंस आपको ऐसे बॉल कराएगा, बुमराह आपको ऐसे बॉल करवाएगा,
लुंगी नगीडी जब आपको बॉल करेगा, रबाडा आपको बॉल करेगा, नोरका बॉल करेगा, ये आपको ऐसे बॉल करेगा। ये वो बॉलर्स हैं जिनकी एवरेज, जिनकी जो स्पीड है वो 140 क्लिक कर रही होती है, 140 से क्रॉस भी कर रही होती है। वो आपको इस तरीके से बॉलें नहीं फेंक रहे होंगे। और दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स हैं, वो नसीम शाह साहब हैं, वो उनको फैशन करवा लो। वो बंदा जब टीम में है था ना, तो मेरा ख्याल है तब उन्होंने रोहित रौटेला को सीरियस लेना शुरू किया था, और अभी तक शायद वो उसी को सीरियस ले रहे हैं। अभी तक क्रिकेट को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। ना उनकी फिटनेस है, ना उनकी लाइन लेंथ है, डेथ ओवर्स उनको नहीं करने आ रहे। शुरू के ओवर्स में उनकी लाइन सीधी नहीं हो रही होती, अगर लाइन सीधी हो जाए तो लेंथ नहीं सही हो रही होती, फुल टॉसेस फेंक रहे होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो ना क्रिकेट में ना ऐसे बंदे हैं जो क्रिकेट के अलावा हर चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, बस क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे। इसी तरीके से हमारे हारिस रऊफ साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया के थे, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। T20 मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ODIs में तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन जैसे ही वो एशिया में आते हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं या श्रीलंका में खेल रहे हैं या इंडिया में वर्ल्ड कप खेल के आए थे, ऐसे ऐसे मार उन्होंने खाई है जैसे पता नहीं स्वाब का काम। जैसे न्याज में न्याज नहीं बांट रहे होते, इस तरीके से उन्होंने छक्के, ओपोजिशन ने छक्के मारे हैं हारिस को, इस तरीके से उन्होंने बाउंड्रीज मारी हैं इनको। ये सिचुएशन थी। प्लेइंग 11 अगर देखी जाए तो 3-3, 4-4 ऑलराउंडर्स बनाए बिठाए हुए हैं, और ऑलराउंडर्स भी वो जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, जैसे मैंने सलमान अली और साइम अयूब की एग्जांपल दी है। इस तरीके के प्लेयर्स के साथ आपकी प्लेइंग 11 तैयार नहीं होती। आपको टीम के अंदर रेगुलर बॉलर्स चाहिए, 5 बॉलर्स आपके पास रेगुलर होने चाहिए, जो कि आपके पास हैं, आपके बेंच पे भी हैं, आपके प्लेयर पूल में भी हैं, आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ढेर लगा पड़ा है फास्ट बॉलर्स का, स्पिनर्स का भी ढेर लगा पड़ा है। बस आपने उनको थोड़ा पॉलिश करके लेके आना है। वो ना आप पॉलिश कर रहे हैं, ना आप उनको आगे लेके आ रहे हैं। आपके पास वो 3 बॉलर हैं, एक शाहीन अफरीदी है, एक हारिस रऊफ है, एक नसीम शाह है। इन 3 बॉलर्स को आपने हर मैच में खिलाना है। बाकी बॉलर्स को जो है ना, वो आपने चौथा कोई एक आधा बॉलर खिला लेंगे। आजकल सुफियान मुकीम और बिरार हैं, दोनों में से एक खेल लेगा। और जो 5वां बॉलर है, वो या तो आप साइम अयूब से कवर करवाएंगे, या आप नवाज से कवर करवाएंगे, या हुसैन तलत आ गए, या फ़हीम अशरफ आ गए। ये जो मतलब जिनकी बॉलिंग आपको मैचेस नहीं जितवा सकती, उनसे आप 5वां बॉलर आप उनको यूटिलाइज कर देते हैं। DRS रखे गए, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हमारे कैप्टन को DRS ही नहीं लेना आता। बॉल बैट से इतना दूर होता है, इतना दूर होता है, डे लाइट नज़र आ रही होती है कि एज नहीं हुई, उस पर रिव्यू ले लेते हैं कोर्ट भी हैंड का। बॉल नज़र आ रहा होता है कि भाई पिचिंग लेग साइड है या इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है, नज़र आ रहा होता है सामने, लेकिन उस पर रिव्यू ले लिया जाता है। और जहाँ पे खुद बैटिंग कर रहे होते हैं और जहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए, वहाँ पे नहीं लेते। पता ही नहीं चलता कि एज हुआ है नहीं हुआ। LBW हो रहा है तो उसमें पहले एज लगाया या नहीं हुआ, पहले पैड हुआ या पहले पैड हुआ, इनको पता ही नहीं होता। लेग ग्लांस करने खेलने जाते हैं, एज होती है नहीं होती, इनको नहीं पता होता। अंपायर ने आउट दे दिया तो चले जाएंगे। और जहाँ पे आउट होता है वहाँ पे रिव्यू ले लेते हैं कि नोट आउट है, और जहाँ पे नोट आउट होता है वहाँ पे रिव्यू ही नहीं लेते। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारी टैक्टिक्स हैं, ये हमारा माइंड, ये हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। ये सब चीज़ों के होते हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर सकती। ये वो रीजंस थी जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो डाउनफॉल की तरफ चलती जा रही है। इनफैक्ट जा चुकी है, अब क्या चलती जा रही है, जा चुकी है। इससे ज़्यादा नहीं और जा सकती, इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा और आपने कितना आयरलैंड से आप हार चुके हैं, USA से आप हार चुके हैं, जिम्बाब्वे से आप हार चुके हैं, अफगानिस्तान से आप हार चुके हैं, श्रीलंका से, बांग्लादेश से आप हार चुके हैं। श्रीलंका से तो आप पहले भी हारते रहते थे, इंडिया से तो आप वैसे बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, वो भी कोई मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद जाके कोई एक आधा आपका दाव लग जाता है तो लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जब आप छोटी छोटी टीमों से आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग नहीं है। और इस सब का कसूरवार कौन है? मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ नहीं, प्लेयर्स नहीं, कोचिंग स्टाफ नहीं, इस सब का जिम्मेदार पता है कौन है? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ना, कल को शहबाज शरीफ नहीं होंगे ना, अगर लेट सपोज कल उनकी वजारत चली जाती, कोई नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, नया वज़ीर आज़म बाद में आएगा, नया PCB का चेयरमैन पहले आ जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप किसी एक चेयरमैन को या किसी एक ऑथेंटिक बंदे को या डिज़र्विंग बंदे को आप इस सीट पे आने नहीं देंगे या उसको टिकने ही नहीं देंगे, तो फिर आप कैसे अच्छे फैसले करेंगे? आप क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बेहतर करेंगे? और जब आप क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी क्रिकेट को कैसे अच्छा करेंगे? ये वो चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जो प्लेयर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा रिवाइव देने के लिए, दोबारा एक ज़िंदगी देने के लिए।
अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैठ के खुद पाकिस्तान क्रिकेट की बुराइयाँ कर रहा है, लेकिन खुद जो है वो पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठा हुआ है। भाई दैट्स माई लव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ये मेरी पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत है कि अगर वो बुरे हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं, अगर वो बुरा खेल रहे हैं, वी स्टिल लव दैम, एटलीस्ट आई स्टिल लव दैम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करें, वो जीतें, मुल्क के लिए जीतें, क्योंकि हमारी खुशियाँ, हमारे जज्बात लोगों के साथ जुड़े हैं। ये जब हारते हैं हम तब भी इनको सपोर्ट करते हैं, जब ये जीते हैं हम तब भी इनको सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ अरसे से, जब से 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स आए हैं, एक भी नहीं जीते हैं, और इसमें कुछ में तो इन्होंने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट स्टिल हमने इनको सपोर्ट किया है। बट द पॉइंट इज़ कि ये हमें कब सपोर्ट करेंगे, इनको कब समझ आएगी कि हमारे पीछे जो सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है, जो सपोर्ट सिस्टम बैठा हुआ है, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं इस गेम के साथ, या हमारी परफॉर्मेंसेस के साथ उन लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें वो लोग कब समझेंगे। दुआ करते हैं कि उनको जल्दी समझ आ जाए और वो अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लें, कुछ मैनेजमेंट अपने आप को बेहतर कर ले, कुछ प्लेयर्स अपने आप को बेहतर कर लें, और पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा वो ज़िंदगी दे दें, या वो दोबारा वो चार्म दे दें जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस चार्म के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है, या पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा अच्छाई की तरफ आए। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।